बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे आइनी बेंचेस के बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बन चुकी है। इसमें पीटीआई से मुतल्लिका जो केसेस हैं, ख़ासतौर पर मखसूस नशिस्तों के केस का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे कि ये मामला किस तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरह जो है वो आइनी बेंचेस और सादा बेंचेस में फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा है, रेगुलर बेंचेस में नज़र आ रहा है। और आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं वो सबसे बड़ा चैलेंज है आइनी बेंचेस के सामने। और क्या आइनी बेंचेस इनके हवाले से इस चैलेंज को कबूल करते हुए कोई फुल कोर्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, इस पे बात करेंगे। और एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इमरान खान साहब के जो जेल में जो सियासी गुफ्तगू से मुतल्लिक केस है कि जेल में सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। ये 265 प्रिजन रूल्स हैं, ये 1978 में बने थे जेल के हवाले से। और उसमें एक सेक्शन है जिसके तहत ये कहा गया कि जो कैदी है वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता, तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कालादम करार दे दिया था। उसके खिलाफ अपील पर आज समाअत हुई है। हुकूमत ने पूरा जोर लगाया है कि उसमें उनको फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाए, लेकिन रिलीफ नहीं मिला। आज की समाअत में हुआ क्या है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं आइनी बेंचेस की तरफ। ये 5 नवंबर का दिन था जब 5 नवंबर को आइनी बेंचेस के हवाले से जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका इजलास हुआ। उसमें 12 अरकान शिरकत की और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ये शामिल थे जजेस में से। और इसके अलावा 2 शिबली फराज और उमर अयूब, 2 जो है वो अपोजिशन के थे। 6 ये लोग थे और 2 जो है वो मुस्लिम लीग नून जो फारूक अश नाइक थे। इसके अलावा वहाँ पे दीगर मुस्लिम लीग नून के मेम्बरान भी थे, तो टोटल 6 थे उस तरफ भी। तो उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान का एक वोट जो है जब उनकी तरफ गया तो उसके बाद 7 हो गए और उसके बाद आइनी बेंचेस बन गए। तो गोया जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन आइनी बेंचेस के अब जज हैं, उन्होंने अपना वोट जो है वो दिया अपने आप के हक में। और उसके बाद वो आइनी बेंचेस के हेड बन गए और उसमें जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, अब 3 रुकनी ये कमेटी है। इनके साथ जो जस्टिस आयशा हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस जो है वो इसके अलावा नईम अख्तर अफगान है और जस्टिस मुसरत हलाली हैं। ये सूबों की बुनियाद पर जो है वो कोटा दिया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला का जो है वो अगर इस्लामाबाद से अगर उनको भी शामिल किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। तो उसके बाद अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिवीजन है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तकसीम है। 2 सुप्रीम कोर्ट आप ये समझते हैं कि बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ज़्यादा पावरफुल हैं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से। और एक तरफ चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आइनी बेंचेस के सरबराह हैं, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, 3 रुकनी कमेटी है। और दूसरी जानिब एक और कमेटी जिसमें जस्टिस अमीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये 2 कमेटीज़ हैं, पैरेलल कमेटीज़ हैं, पैरेलल इख्तियारात, पैरेलल मामलात हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस अब चीफ जस्टिस को भी जो है वो जवाबदेह है और वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। और दूसरी जानिब वही रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार जो है वो आइनी बेंचेस के सरबराह जो है वो जस्टिस अमीन भी उसके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। बड़ी तफसीली मीटिंग जो है वो की 5 नवंबर को, ये जैसे ही नामजदगी हुई तो 6 नवंबर को ही उन्होंने मीटिंग की थी, लेकिन उस मीटिंग के जो मीटिंग मिनट्स थे वो सामने नहीं आए थे। कल शाम को सामने आए थे, तफसीलात आपके सामने रखी थी मैंने अपनी वीडियो में। तो वो जो मीटिंग मिनट्स जो है वो सामने आए हैं, तो उसके बाद चीज़ें खुलकर अब सामने आ चुकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वाज़ेह डिवीजन है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस डिवीजन के बाद अब क्या होगा, क्या मामलात इसी तरह चलते रहेंगे या मामलात जो है वो गंभीर भी हो सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी केसेस आ रहे होते हैं उनमें मोस्टली केसेस में कहीं ना कहीं एक जो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो आइन से या आइनी तशरीह से मुतल्लिका होता है। तो क्या हर केस जिसमें एक एंगल आइनी तशरीह से मुतल्लिका है, हर वो केस जो है वो आइनी बेंचेस के सामने जाएगा और बाकी जजेस क्या करेंगे, रेगुलर बेंचेस क्या करेंगे? तो ये जो है वो बड़ा एक अहम जो है वो नुक्ता है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 60,000 केसेस जो है वो ज़ेर इल्तवा है, जहां पे आम साइलिन के केसेस लगते लगते कई साल लग जाते हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने मैकेनिज्म बनाया, फुल कोर्ट बुलाई, तमाम बेंचेस को कहा कि हम आपके सामने केसेस लगा रहे हैं, आप केसेस को जल्दी निपटाएं, केसेस को पेंडेंसी हमने खत्म करनी है। 2-3 दिसंबर को दोबारा फुल कोर्ट होगी, उसमें भी जायजा लिया जाएगा। आम जो साइलिन हैं उनके केसेस यकीनी तौर पर 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं लगते। वो शुफा के केसेस हों, फैमिली केसेस हों, वो 4 मरले के केसेस हों, वो जिस नोयत के भी केसेस हों, कत्ल के केसेस हों, एटीए के केसेस हों, जिस किस्म की जमानतों के केसेस तो जल्दी लग जाते हैं। तो जिस किस्म के केसेस भी हों उनको जल्दी उसको निपटाया जाना जरूरी है। ये तो इसमें दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को कमिटेड होना चाहिए। और अब हुकूमत ने जो बनाया है, हुकूमत अगर इसके पीछे उनका पर्पस, उनका मकसद, उनकी मंशा, ख्वाहिश ये होती
कि उन्होंने तमाम केसेस जो पेंडेंसी है वो आम लोगों की जो जिसकी वजह से उनके केसेस जो है वो नहीं निपटाए जा सकते या निपटाए जा रहे, उनको मसाइल का सामना होता है, पेंडेंसी खत्म करनी होती है, फिर तो मतलब दो राय नहीं थी कि अच्छी बात थी। लेकिन हुकूमत का मकसद यकीनी तौर पर यह नहीं था और हमें बिल्कुल आइडिया है हुकूमत जो है वो कंट्रोल करना चाह रही थी, कंट्रोल कर चुकी है। हुकूमत अपने कंट्रोल अब जो है वो अटॉर्नी जनरल और जो है वो वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बज़ाहिर जो है वो कमेटी में जब हुकूमत की अक्सरियत होगी तो वो जो चाहेंगे, अब खुद ही अटॉर्नी जनरल ने केस आईनी बेंचेस के जो है वो सामने पेश होना है, खुद ही हुकूमत का केस पेश करना है और खुद ही जो है वो आईनी बेंच भी बनाएगा और खुद ही आईनी बेंचेस को तब्दील भी करेगा। तब्दील क्यों करेगा? क्योंकि दो माह के लिए आईनी बेंचेस बने हैं। ये 7 मेंबर जो लार्जर बेंच है 2 माह के लिए बना है, अब 2 माह बाद ये चेंज होगा। अगर फर्ज करें केस लगता है आईनी बेंच के सामने, वहां पे अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो खड़े होते हैं, अटॉर्नी जनरल साहब दलाइल देते हैं और वो ग्रिल करते हैं, सवालात हुकूमत से पूछते हैं, हुकूमत के हक में फैसला नहीं देते, तो 2 माह बाद जो ग्रिल करते हैं उनको साइड पे कर दें कि ये तो नए बंदे लाएं जी। तो अब बेंच भी खुद बनाएंगे और फिर जो है वो उनको रोटेशन भी करते रहेंगे क्योंकि अक्सरियत हुकूमत की है। तो ये एक बड़ा ही अजीब मामला है। इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के सवालात बहरहाल मौजूद है, वो कंप्रोमाइज होगी, कंप्रोमाइज हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल होगी। मैं ये नहीं कहता कि इंटेग्रिटी, जजेस की इंटेग्रिटी पे सवालात हैं, हुकूमत की साइड से हुकूमत की इंटेंट, नीयत, ख्वाहिश उसके हवाले से हम बात जब कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। और इसमें एक तो चीज आपके सामने रख दी कि खुद ही वो पेश होंगे, खुद ही जो है बेंच बनाएंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि मेरा ही केस हो और मैं खुद ही अपनी मर्जी का बेंच, अपनी मर्जी का जज जो है वो चूज करूं? तो हुकूमत ने गोया यही किया है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट्स में भी जब आईनी बेंचेस बनेंगे तो वहां पर भी आईनी बेंचेस किसने बनाने हैं? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाने हैं। तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब जिसकी अक्सरियत होगी वो जो चाहेगा वो होगा। अभी भी क्या हुआ है, 15 रोज पहले आपने अपना एक चीफ जस्टिस लाया था, जस्टिस याहिया अफरीदी, उसकी तारीफें कर करके वो इंडिपेंडेंट हैं, इंटेग्रिटी वाले हैं, वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है। 15 दिनों के बाद उनको ही आईनी बेंचेस से अलग थलग कर दिया और वहां पे एक अलग जो है वो सुप्रीम कोर्ट खड़ी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो बज़ाहिर जो है वो मौजूद है। तो ये एक जो मामला है, इस हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट के बार की जो है बलोचिस्तान बार काउंसिल की हों, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हों, इसी तरह मुस्तफ़ा नवाज खोखर है, अख्तर मैंगल हैं, फहमीदा मिर्जा हैं, मोहसिन दावड़ हैं, 4 जो पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं उनकी दरखास्तें जो है वो मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसी तरह अफरा सियाब खटक हैं, सिविल सोसाइटी से जो आईनी तरमीम है उनको चैलेंज किया गया है, हामिद खान है, वकला मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज आईनी बेंचेस के सामने और आईनी बेंचेस की कमेटी के सामने कि उन आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को कब, कैसे, किस तरह लगाना है, किस बेंच के सामने लगाना है। क्या वो अपने जो काज है अपनी खुद ही बेनिफिशरी हैं, खुद ही उन्होंने जो है वो इस पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है तो खुद ही सुनेंगे कि हाँ ये हम ठीक है या हम गलत हैं? ये नहीं हो सकता, इस तरह हो नहीं सकता। तो ये देखना है कि आईनी जो बेंचेस की कमेटी है जब उसके सामने ये आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जाएंगी तो उनका मौक़िफ़ क्या होगा, वो क्या डायरेक्शन लेते हैं, वो क्या डायरेक्शन देते हैं और कौन सा बेंच बनाते हैं, कब के लिए बनाते हैं, और क्या इन्हीं जो 7 रुकनी जो लार्जर बेंच बना है क्या ये 7 रुकनी लार्जर बेंच सुनेगा या 5 मेंबर का बेंच सुनेगा? और फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि 5 या 7 मेंबर का लार्जर बेंच सुनता है जो खुद बेनिफिशरी है, खुद ही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उनका, तो वो खुद बैठेंगे, उनके सामने जब भी कोई भी दरखास्त गुजार आएगा तो वो चैलेंज करेंगे उसको, चैलेंज मीन के वो उसको रखेंगे कि आप जो है वो ये फुल कोर्ट को बुलाएं, फुल कोर्ट के सामने रखें, फुल कोर्ट ये सुने, फुल कोर्ट को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। हाल यही है कि जो आईनी तरमीम है इनको एग्जामिन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस को फुल कोर्ट डिक्लेयर किया जाए और 16 जजेस को फुल कोर्ट डिक्लेयर करने के बाद, फुल कोर्ट बेंच बनने के बाद इन जजेस के हवाले से, क्योंकि अब जो 5 या 7 मेंबर का जो लार्जर बेंच होगा जिसके सामने ये आईनी तरमीम फिक्स होगी, या तो वो एक जुडिशियल ऑर्डर पास करे और उस जुडिशियल ऑर्डर में जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहे कि ये क्योंकि आईनी नौयत का मामला है, पार्लियामान ने एक कानून साजी की है, उस कानून साजी को चैलेंज किया गया है, उसकी मेंटेनेबिलिटी के सवालात भी हैं और भी क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है मौजूद हैं और हमारा जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप 16 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन तमाम को फुल कोर्ट डिक्लेयर कर दें, फुल कोर्ट जो है वो बेंच बना दें और वो जो है वो इसको सुने और वो ही फैसला करें। और वन टाइम ये फुल कोर्ट बनाना बहुत जरूरी है, उसके बगैर ये काम नहीं चलेगा। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 31 अक्टूबर को एक खत लिखा था चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को, उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, उनको बुलाया था कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग बुलाएं। उस मीटिंग में ये हम जो है वो तय करते हैं कि ये मामला फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए, फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, फुल कोर्ट फैसला
करे, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। उन्होंने सेपरेट एक मीटिंग की थी 4 नवंबर के लिए। रजिस्ट्रार को यह हदायत की गई थी कि आप 4 नवंबर के लिए फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट जो है वो बिठाएं, लेकिन वो उन्होंने नहीं बिठाई। और उसके बाद दोबारा उन्होंने खत लिखा कि फुल कोर्ट ये केस सुने आईनी तरमीम के खिलाफ। फिर 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और आईनी बेंचेस बन गए। अब आईनी बेंचेस के पास जो है वो सारा मामला है। अब देखना यह है कि क्या आईनी बेंचेस अपने ही काज, अपने खुद ही जज, खुद ही अपनी काज के जज जो है वो क्या बनेंगे, या वो ये कहेंगे कि नहीं इसके फुल कोर्ट जो है बिठाई जाए, फुल कोर्ट इस आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को जो है वो सुने। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहला बड़ा चैलेंज जो है वो आईनी बेंचेस के सामने। दूसरा बड़ा चैलेंज, मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला जो है 12 जुलाई को आया था और 12 जुलाई को 8 जजेस ने जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीआई को देने की हदायत की थी, हुक्म दिया था, फैसला दिया था। उस फैसले पर आज तक अमल नहीं हुआ। मैं कई बार यह कह चुका हूं कि आपने एक जब सफेद रंग की एक इमारत सजा रखी है शाहराए दस्तूर पर। जब आप जाते हैं तो अगर आप रेडियो पाकिस्तान की तरफ से आए तो राइट साइड पे है, और आप अगर पार्लियामेंट हाउस की तरफ से आए तो आपके लेफ्ट साइड पे वो इमारत है। बड़ी खूबसूरत इमारत है, जबरदस्त उस पर नक्शो निगार है। उस इमारत का नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर 12 जुलाई के फैसले पर या सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फैसलों पर अगर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस सादा बेंचेस हों, रेगुलर बेंचेस हों या आईनी बेंचेस हों, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं करवाते, तो इस आईनी जो सफेद कलर की जो इमारत है ना, इसको आप फिर बंद कर दें। फिर जरूरत नहीं है कि मतलब आपके फैसलों पर अमल ही नहीं होना। तो 12 जुलाई के फैसले को आज तक रद्दी की टोकरी में डाला गया, उस पर अमल नहीं हुआ। उसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर कुछ नहीं किया गया। जब से जो जस्टिस याया अफरीदी आए हैं वो 25-26 अक्टूबर को आए हैं, आज जो है वो 12 नवंबर है, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से भी कुछ नहीं किया गया। इसी के साथ इन्हीं 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्तें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तमा है। और नजरसानी की दरखास्तें अब किससे ने सुननी है? ये तयशुदा उसूल है कि जो फैसला जजेस देते हैं वही नजरसानी की दरखास्तें सुनते हैं। 8 जजेस ने फैसला दिया, उन्हीं को आईनी बेंच डिक्लेयर करना चाहिए और वही जो वो फैसला सुने नजरसानी की दरखास्तें। क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान वो तो इन 12 जुलाई के फैसले के हवाले से ये तक कह चुके हैं कि गैर आईनी फैसला ये बाइंडिंग नहीं है इदारों पर, इलेक्शन कमीशन पर। तो इस किस्म की लैंग्वेज और उसके अगेंस्ट जो है वो लैंग्वेज फिर 12 जुलाई का जब तफसीली फैसला आया तो जस्टिस अमीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के कंडक्ट पर उन्होंने बड़े जो सीरियस एक नोट लिखा। तो वो एक अलग से एक जो फैसलों के अंदर जजेस की आपस में एक चपकलच जो है इस हवाले से मौजूद है। तो जस्टिस अमीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान फिर इसको कैसे नजरसानी जो है वो सुन सकेंगे? तो ये एक अलग से एक बड़ा एक मेरे ख्याल में मामला है। इसको देखना है कि ये कैसे चलता है, क्योंकि एक माइनॉरिटी जजेस थे वो मेजॉरिटी में कैसे जो है वो नजरसानी कर सकेंगे और नजरसानी पर सुन सकेंगे, और जो कह चुके हैं कि फैसला ही नहीं माना तो वो कैसे देख सकेंगे? तो मखसूस नशिस्तों के केस में जो फैसला है वो किसने सुनना है, कैसे सुनना है, कब सुनना है, वो अभी तक जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। इसके अलावा जो मिलिट्री कोर्स वाला फैसला है वो मिलिट्री कोर्स के खिलाफ अपील है, उस अपील में भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो उसको आपने डिसाइड करना है, तो अब कौन सुनेगा? अब यही बेंचेस सुनेंगे। जैसे अमीन जो है पहले सुन रहे थे, वो अक्टूबर 2023 में फैसला हुआ था, अक्टूबर 2024 गुजर गया, नवंबर आ गया, 1 साल हो गया, मई 2023 से ये केसेस पेंडिंग है। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि सिविलियन के ट्रायल सिविलियंस कोर्ट में होंगे या मिलिट्री कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर पा रही। 83 लोग अंदर हैं, 83 खानदान है, 83 केसेस हैं, तो उनकी जो लाइफ है उनका कोई अगर कल वो जो क्विटल हो जाए, वो बरी हो जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा? सुप्रीम कोर्ट को एक तो केसेस ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस जल्द लगाना चाहिए, जल्दी सुनना चाहिए, जल्दी फैसला करना चाहिए, और इस हवाले से ये बड़ा ही अहम होगा कि कब तक ये केस जो है फिक्स होता है। इसके अलावा नाज़रीन एक और मामला जो मैंने आपको बताया, 265 सेक्शन है जो प्रिजन रूल्स हैं 1978 के डिक्टेटर के ज़माना में ज़ियाउल हक था, उसने पाबंदी लगाई थी और ये रूल शामिल किया था कि आप सियासी गुफ्तगू जो है वो कैदी नहीं कर सकता। तो अदालत ने यह सवाल पूछा था कि एक कैदी को वोट का हक दिया गया है, तो वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेगा, सियासी तौर पर सोचेगा नहीं, बात नहीं करेगा, पूछेगा नहीं, तो वोट कैसे कर सकता है कि XYZ जो पोलिटिकल पार्टीज है? तो उन्होंने फिर जस्टिस सरदार एजाज खान ने उसको कलअदम करार दे दिया था, सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी के उसको गैर आईनी करार दिया, और उसके खिलाफ आज जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समर रिफत इम्तियाज ने आज जो है वो उसके खिलाफ अपील जो है वो सुनी है। लेकिन आज फौरी तौर पर रिलीफ नहीं मिल सका। जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं उनको आज उनकी फौरी मुअत्तल करने की, सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद की गई है। आइंदा हफ्ते के लिए शेर अफजल मरवत को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि रूल 265 पंजाब प्रिजन रूल से है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं था, सिंगल बेंच के पास पंजाब प्रिजन रूल्स में मुदाखलत का इख्तियार नहीं था।
तो आप कह रहे हैं कि किसी सूबाई कानून में इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। इस सूबाई कानून का अमल दरामद तो इस्लामाबाद के कैदियों पर भी होता है। जस्टिस समर इफ्त इम्तियाज ने यह कहा, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल को 27A का नोटिस जारी किया गया था? तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुझे तलब किया गया था, लेकिन बाकायदा 27A का नोटिस जारी नहीं किया गया। किस कानून को कदम करार देने के लिए अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करना जरूरी है? हमारी इस्तदा है कि सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल किया जाए। तो अदालत ने कहा कि रिलैक्स हो जाए, आइंदा हफ्ते के लिए हम नोटिस कर रहे हैं, आइंदा हफ्ते इस केस को देखेंगे और उसके बाद इसका फैसला करेंगे। तो ये नाज़रीन आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।